मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट सीनियर दे दिया। 20 दिन 6 महीना भाई बैठो। It's legal. He's requesting an FIR. Okay, very simple. You don't need it. Okay. जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हथियों या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। अब तक FIR किसी के खिलाफ फाइल नहीं की। दरअसल राहुल गांधी जी को छपास रोग और चिपकू रोग हो गया। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राहुल गांधी आज फिर सड़क पर उतरे। संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। उनकी मांग थी FIR की। मुद्दा प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का। हालांकि राहुल गांधी के 5 घंटे के धरने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उनकी मांग मान ली और पुलिस साहिल की FIR अज्ञात में दर्ज कर गई। कांग्रेस का धरना खत्म हो गया। FIR दर्ज करने की जानकारी मिलते ही संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता साहिल का परिवार ताली बजाकर इस खबर का स्वागत करते दिखे। लेकिन बात इससे आगे की है। सवाल इससे बड़ा है, क्या विपक्ष का सड़क पर उतरना लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगने का संवैधानिक तरीका है या संसद की राजनीति को सड़क के संघर्ष में बदलने की कोशिश है? क्योंकि पिछले कुछ समय से तस्वीर यही बनती रही कि संसद में अंदर कामकाज होता नहीं, हंगामा होता है, बाहर प्रदर्शन होता है, आमने सामने सत्ता और विपक्ष, हर मुद्दे पर राजनीतिक टकराव। यही देश की जनता बीते लंबे समय से देख रही है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा और सड़क के आंदोलन के जरिए राजनीति का दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती तो जनता के बीच जाना ही लोकतांत्रिक रास्ता है। आज की बहस का यही बड़ा सवाल है कि क्या यह लोकतंत्र में जवाबदेही की लड़ाई है या सड़क के आंदोलन से सत्ता को अस्थिर करने की राजनीति और खुद सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता। और अगर विपक्ष की लगातार संसद से सड़क तक की टकराव की स्थिति यही बनती है तो फिर सरकार इससे किस तरीके की निपटेगी? संवाद से, संसद में बहस से या कानून व्यवस्था के सख्त इस्तेमाल से? लेकिन एक सवाल और बड़ा जरूरी है, क्या हर बड़े आंदोलन को सरकार गिराने की साजिश कहना लोकतंत्र की बहस को कमजोर नहीं करता? CAA, NRC के दौर से लेकर आज तक छात्रों के आंदोलनों तक विपक्ष के आंदोलनों की राजनीति पर लगातार सवाल उठे, लेकिन किसी की राजनीतिक दल की मंशा पर अंतिम फैसला आरोपों से नहीं बल्कि उसके घोषित एजेंडे और उसके वास्तविक कदमों से होना चाहिए। यह भी तय मानिए कि जब FIR दर्ज की गई है राहुल गांधी के धरने प्रदर्शन पर, तो इसके बाद सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से वो समझौता भी डाइल्यूट होगा जो छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, यानी जो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था उस समय पर जो बाकी की FIR ली गई थी या FIR की गई थी जिसको वापस लेने पर सहमति बनी थी, तो जाहिर सी बात है कि मामला उस जगह पर भी एक बार फिर से अड़ जाएगा। क्योंकि यह मामला ऐसा है जिसमें हमारे सैनिकों को या रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को या दिल्ली पुलिस के जवानों को बुरी तरीके से बर्बरता के साथ में पीटा गया था और उसकी भी फुटेज है। तो अब यह खेल जितना सीधा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा आगे तीखा होने जा रहा है। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आज की चर्चा को आधार दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए।
एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वो चाहे जितना ड्रामा कर ले, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के नेताओं के विपक्ष के मुकदमों को नहीं लिखा जा रहा है। पूरे देश में इसी तरह के हाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी किसी विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र लेके किसी थाने में चला जाता है, बिना जांच की, बिना पूछताछ के, बिना फैक्ट को जाने मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनके खिलाफ जो है बल प्रयोग किया गया, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, वो निंदनीय है। और उसको लेके अगर नेता प्रतिपक्ष धरने पे बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है इस पर, जो जांच कर रही है। तो जब जांच होगी तो हर चीजों पे होगी, चाहे वो आंसू गैस चली हो, वाटर कैनल चला हो, गन चला हो, जो भी चला हो, उस पे एक एक चीज पे विचार होगी। आदरणीय राहुल गांधी सिर्फ सस्ते प्रचार के लिए कि आकर बैठ गए, और मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति, अगर आप विपक्ष के नेता हैं, आज आपके पास करीब 100 के करीब आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, आप एक मजबूत विपक्ष हैं और आपके साथ लोग भी खड़े हैं, उसके बावजूद आप इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार किसी की भी हो, किसी जगह पर किसी एक व्यक्ति के साथ में भी अगर लगता है कि अन्याय हो रहा है, सरकार उसकी नहीं सुन रही है, तो यह विपक्ष का दायित्व है कि वो अगर संभव है, अगर उसकी मदद करना चाहता है तो उसे लेकर के आगे जाए, सरकार के कान पर जूं रेंगे। इसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करने चाहिए। सीधा सीधा देखें तो एक व्यक्ति जो किसी धरने प्रदर्शन में गया, वहां पर कथित रूप से पुलिस फायरिंग हुई, पैलेट गन चली, जिसमें उसको कुछ छर्रे लगे, उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो अपनी शिकायत या एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, जिसे पुलिस नहीं कर रही है। किसी भी दबाव में हो सकता है यह काम, या अपनी मर्जी से हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा है, उसका सहारा लिया जा सकता। जो भी कारण हो उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि जिस जगह पर यह पूरी घटना हुई है, जिस तरीके की अपवादजनक स्थितियां वहां पर बनी हैं, आपत्तिजनक स्थितियां वहां पर बनी हैं, क्या उसके ऊपर भी संज्ञान जाएगा? आज इस एफआईआर के बाद वो दरवाजे जो उस समय सरकार के साथ समझौते में बंद हुए थे, वो खुलने के लिए भी अब तैयारी हो गई है। सीधा सीधा इसका मतलब यही समझ में आता है, या इससे कुछ इतर है, यह हम चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, प्रभिषेक सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दिनेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रभिषेक जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज कराई है, मेरी जितनी जानकारी है उसके अनुसार जो राहुल गांधी चाहते थे वो हो गया है, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। तो अब इस पूरे मामले को आप या कांग्रेस किस तरीके से देखती है कि क्या इस पूरे मामले में अब आगे कार्रवाई हो जाएगी या फिर एफआईआर एक बहाना है या एक सहारा है, टारगेट कुछ बड़ा है जिस पर आने वाले दिनों में आपके नेता हमें बोलते हुए सुनाई देंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये इसको हमारी पार्टी, हमारा एक कार्यकर्ता इसको जीत की तरह से उत्साह में इसको एक्सेप्ट करता है। इस चीज को हमारे नेता ने ये करके दिखाया कि अगर सरकार और अगर पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी प्रशासन अगर चाहे अपनी मनमर्जी का करना, तो वो नहीं, उनके ऊपर दबाव है, वो नहीं कर सकते। अब देखिए क्यों करेंगे वो एफआईआर वहां पे रजिस्टर, क्योंकि पलेट गन किसने चलाई? शायद पुलिस वालों ने ही चलाई है। नहीं, हमें नहीं पता है। नहीं तो आपको जो उचित लगे वो आप इस डिबेट में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा बयान नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि उस जगह पर कथित रूप से पैलेट गन चली। अब पैलेट गन किसने चलाई, क्या चलाई, वो सब जांच हो रही है। शरीर पे, उसके आंखों में चोट, ये तो सबके सामने जग जाहिर है, उसने दिखा हुआ मेडिकल रिपोर्ट्स में है कि पैलेट गन की चोटें लगी हैं उसको। तो पुलिस ने एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों की? किसके दबाव में पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी? पुलिस अपने खुद की शर्म के कारण नहीं कर रही थी, अपने डर के कारण नहीं कर रही थी, या कि सरकार से उस पर दबाव था? मेरा मानना है इन सारी चीजों का मिश्रण था। ये सिर्फ अकेले पुलिस के दिमाग में आनी, पुलिस के सोच के हिसाब से नहीं चल रहा था, इसमें सरकार का भी मेल मिलाप था जरूर। आज हमारे नेता 8 घंटे से ज्यादा समय तक उस धरने के लिए बैठे हुए थे, उस बच्चे के साथ, उस छात्र के साथ बैठे हुए थे उसका हक दिलाने के लिए। उसे उसका हक मिला तभी वहां से वो उठे हैं। और हमारी ये जीत है, हमारी पार्टी की जीत है, हमारे नेता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, सच्चाई की जीत है। इस जीत को हमें सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार, और हम लोग उसी तरीके से करेंगे। और आने वाले कल में अगर इस एफआईआर पर अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो ये हम लोग भी देखेंगे और मेक श्योर किया जाएगा अच्छी तरीके से कि इसको आगे ले जाया जाए, उसको हल्के में न लिया जाए। अब इस एफआईआर को छोटी मोटी एफआईआर ना समझी जाएगी, किनारे पड़ी रहेगी। इसमें कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, सारे लोग इकट्ठा होकर छात्र के साथ खड़े हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, विपक्ष का काम भी ये है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा कि हमारी फोर्सेस के भी लोग पिटे हैं, हमारी फोर्सेस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है और बुरी तरीके से हुई है। तो क्या अगर वहां से क्रॉस एफआईआर आती है या आपकी तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कुछ ऐसे देश के जवानों के लिए या फोर्सेस के लिए भी मन में सम्मान है, उनके लिए भी एफआईआर कराने जाएंगे आप? बिल्कुल देखिए बिल्कुल, अगर वैसा है, अगर क्रॉस एफआईआर आती है तो बिल्कुल, मेरा पर्सनली मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, मेरी पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोल सकता इस चीज को, कि मेरा मानना है अगर ऐसा कुछ है, किसी को चोटें आई हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को, किसी पुलिस वाले को, किसी को चोटें आई हैं, किसी को आघात हुआ है, तो बिल्कुल अगर आप वहां पे पलटी एफआईआर करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये एक देखा जाए तो वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही था। पैलेट गन चली, लाठियां चली हैं, लड़कियों के साथ क्या क्या किया गया, कैसे कैसे बर्ताव किए गए, ये तो सबको दिखाई, और कैमरा दिखा है। तो उसके विरुद्ध में, अगर उससे बचाव के कारण अगर किसी ने पत्थर मारा या धक्का मारा या कुछ भी हुआ, कुछ गलत हुआ है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि बच्चों की गलती है, वो सेल्फ डिफेंस में भी हो सकता है। तो अगर उसमें एफआईआर रजिस्टर करती है पुलिस, तो शायद ये पुलिस की थोड़ी नाकामी मालूम है। पंजाब की तरफ से जो दिल्ली को इनपुट दिया गया है, इंटेलिजेंस का जो इनपुट पंजाब पुलिस की तरफ से दिया गया था, क्या कांग्रेस उसको भी संज्ञान में रखे? दिल्ली के जंतर मंतर पर जब ये प्रदर्शन चल रहा था, पंजाब पुलिस की तरफ से एक इनपुट दिया गया था, वो आपके संज्ञान में है ना? हाँ, मैंने सुना था वहां पे कभी वहां पे कुछ आपराधिक गतिविधि वाले लोग, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग वहां मौजूद देखे गए थे, पाए गए थे। पर देखिए, अगर वैसे पाए गए थे तो पुलिस, पंजाब पुलिस अगर वहां पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही थी तो उनको चिन्हित करती, उनके फोटोज भेजती, उनका नंबर भेजती और उनको किसी तरह ट्रैक करके उनको अरेस्ट करती।
पकड़े गए हैं, पर खाली पकड़े गए हैं वो। इन्फॉर्मेशन दे के चीज को तूल बगलाने की जरूरत है। देखिए पंजाब पुलिस जो भी है, पंजाब पुलिस ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक की सरकार है तो उसके नाम पे ही चल रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको मैनिपुलेट किया गया, और हमारे अभी जो हमारी सरकार चल रही है मैनिपुलेशन की तो एकदम बॉस है। मैनिपुलेशन मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग 2014 के बाद से नौकरी में आए हैं जो मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए वो पुलिस है, आईपीएस है वो, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आईपीएस है वो जिन्होंने दी है। अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, तो ठीक उनको है। चिन्हित क्यों नहीं किया गया? अब ठीक है। पुलिस हमारी इतनी कमजोर हाँ, हो गई है। मैं इसका जवाब अगर दूंगा उनको बीजेपी से। पहचान लिया गया है, वीडियो में देख, कैमरा में देख लिया नहीं, देख लिया गया है, तो कैमरा की ट्रेल फॉलो करते, उनको अरेस्ट करते तुरंत। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से लेकिन वो मुझे बच्चों को डाल दिया गया, बच्चों को तोड़ दिया गया उसको। ठीक है प्रभिषेक जी, मैं इसका जवाब शान जी से लूंगा, लेकिन पहले उससे समाजवादी पार्टी का भी रुख हम टटोल लेते हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी ने भी जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता दिखाई। डिंपल जी को मैंने देखा था वहां पर, वो बच्चों के साथ में थी, अपना पहले दूसरे दिन जो भी मतलब वहां पर धरना प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके बाद जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़े तो वहां पर भी आपके जो टॉप लीडर्स हैं वो उधर भी चले गए थे। मतलब कांग्रेस के साथ आपने वहां पर तालमेल बिठाया है। ये जो एफआईआर राहुल गांधी की तरफ से हुई है, ये कराई गई है, इसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज है और कांग्रेस ने जो किया वो ठीक है, या फिर सपा को भी आज साथ में होना चाहिए था? देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आपके दर्शकों को, आपको मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके सम्मानित मंच से चाहूंगा। सत्यता यह है कि सरकार झूठ बोल रही है, प्रशासन झूठ बोल रहा है, दिल्ली के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई परिपक्व व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति इस मंच पे अगर ये बात कह भी देगा कि क्या गन चली थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उसकी बुद्धिमत्ता पे वो स्वयं सवाल खड़े कर रहा है। कारण उसका बता देता हूं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के आदेश पे रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। ये खुलासा संसद मार्ग थाने की आधिकारिक जनरल डायरी जीडी के रिकॉर्ड से हुआ है। 22 जुलाई को दोपहर 1:24 पे दर्ज जीडी एंट्री में 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 आंसू गैस के गोले, 2 बैलिस्टिक कारतूस के इस्तेमाल होने का जिक्र है। इसके अलावा कम घातक दंगा रोधी बंदूक से 2 और पैलेट गन से भी 2 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। तो सरकार का और प्रशासन का ये कहना कि किसी भी तरह की कोई भी आयुध का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये बात सिरे से खारिज कर दीजिए, क्योंकि ये जीडी एंट्री में बाकायदा दर्ज है। और ये अगर बाकायदा रिकॉर्ड में है, संसद मार्ग थाने के जीडी में रिकॉर्ड में है, तो मुझे लगता है कि इस बहस को अब इसके आगे की दिशा में लेके चलते हैं कि ये किसके आदेश पे हुआ। उसमें जो बात आ रही है वो ये बात आ रही है कि डीसीपी रैंक के अधिकारी के आदेश पे ये फायरिंग की गई। तो डीसीपी को इसमें नामजद करना चाहिए, किस डीसीपी के आदेश पे ये कार्रवाई की गई। उस डीसीपी को बचाने के लिए पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि ये नेक्सस होता है। और जो अभी आपने एक सवाल पूछा कि पुलिस बल पे भी जो पथराव हुआ, माफ कीजिएगा, वो पुलिस बल नहीं था, वो केवल एक पॉलिटिकल पुलिस थी जो सरकार के इशारे पे एक बाकायदा सुनियोजित तरीके से इस पूरे आंदोलन को तितर बितर करने, इसको उग्र करने और इसको अराजक साबित करने की दिशा में कार्य कर रही थी। पुलिस जो होती है वो संवेदनशील होती है। अच्छा, मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा। इस मामले में मैं विभेद रखता हूं। इस मामले में हमारी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस से बहुत संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह छात्रों ने प्रयास किए थे, लेकिन हमारे यहाँ के पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो दरोगा इंस्पेक्टर होते हैं कार्यकारी बल के, वो इतने संवेदनशील हैं। उन्होंने समझाया, एक अभिभावक की भूमिका में वो आए, वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में आए। वो खुद विश्वविद्यालय के अधिकतर क्योंकि छात्र रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्टल की लाइफ जी है, तो वो आए और उस चकाचौंध से दूर, जो दिल्ली की चकाचौंध शुरू से इतिहास से कलंकित है, उस चकाचौंध से दूर जो सामान्य परिवेश में पले बड़े हैं, उन्होंने अभिभावक की भूमिका में उन सारे बच्चों को समझाया, उनके ज्ञापन भी लिया और उनको बाकायदा सम्मान से भेजा गया। लेकिन दिल्ली पुलिस, जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली पुलिस तो एक पॉलिटिकल पुलिस है। मैं उसको कभी भी पुलिस की नजर से नहीं देखता, वहां पुलिसिंग है ही नहीं, वो तो पॉलिटिकल पुलिस है। वहां पे तो आका को खुश करने के लिए कार्य किया जाता है। देखिए ना, तत्काल जैसे ही पूर्व कमिश्नर ने मना किया कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, उसको
24 घंटे के नहीं, छोड़ दीजिए 12 घंटे में ट्रांसफर कर दिया। हो सकता है कुर्सी पे जैसे उसने मना किया हो, फैक्स आ गया हो, तुरंत कमिश्नर बदल दिया गया। अब मुद्दा यह है कि जो कमिश्नर साहब आए उन्होंने आका को खुश करने के लिए कार्रवाई कर दी। तो मैं कहता हूं, अगर मैं मान लेता हूं कि चलिए डीआईजी रैंक का अधिकारी रहा हो, डीआईजी रैंक के अधिकारी का नाम इस एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं ऐसी बेतुकी बात की उस वहां पे पैलेट गन चली ही नहीं, वहां पे बैलिस्टिक गोलियां चली ही नहीं चली तो ये रिकॉर्ड में जीडी एंट्री किस क्यों हुई भाई? क्या जंगल में क्या वो तोता मारने गए थे या कबूतर पकड़ने गए थे? कहाँ फायर हुआ ये? अगर उसी दिन की घटना में ये रिकॉर्ड में दर्ज है तो ये कहाँ फायर हुआ? और उस संसदीय क्षेत्र में तो कोई जंगल भी नहीं है। जिस थाने क्षेत्र की ये बात हो रही है वहां तो केवल जंतर मंतर आता है। तो मुझे लगता है, देखिए, सरकार के मुंह पे कालिक पुती हुई है। उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर चौथी पांचवी एफआईआर इसलिए कर दी गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी की भ्रष्टाचार की खबर उन्होंने 7वीं 8वीं बार उजागर कर दी। तो देखिए, ये सरकार डरी हुई है और अपने प्रचार प्रसार पे जिस तरह से ये लोग प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक जनता के टैक्स के पैसे को फूंकने का काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया काम कर रहे होते ना तो जनता खुद वाहवाही कर रही होती है। 2-2.5 करोड़ रुपए इनको फूंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि जवाबदेही तो सरकार की बनेगी। और विपक्ष का काम क्या है? अगर विपक्ष ना जाए तो आप कहेंगे कि विपक्ष तो सड़कों पे है नहीं, विपक्ष तो आवाज ही नहीं उठा रहा। हम तो भाई, जनता ही विपक्ष होती है और जनता की आवाज उठाना ही हमारा दायित्व है। अपना पॉइंट रख दिया विवेक जी। एक नहीं, अच्छी बात है। मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि विपक्ष का यह धर्म है कि वो इस तरीके की स्थितियां जब भी बने तो सड़कों पर उतरे और उस चीज को लेकर के आगे बढ़े। आप सिर्फ प्रवक्ता नहीं हैं, अधिवक्ता भी हैं। तो इस लिहाज से जो आपके पास इनपुट है वो हमारी इस चर्चा में एक और सारगर्भित चर्चा को और ज्यादा गहरा करेगा। अब मैं शांत प्रकाश जी के पास चलता हूं। शांत प्रकाश जी, मेरे ख्याल से आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की बातें सुनी हैं। मुझे सवाल रखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो बातें दोनों पार्टियों की तरफ से रखी गई हैं, कांग्रेस ने कहा कि वो इस पूरे मसले को जीत की तरीके से, जश्न के तरीके से, उपलब्धि के तरीके से देखती है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से तो फैक्ट्स फिगर भी सामने रखे गए हैं। तो बीजेपी की सरकार सपा की नजर में जो पॉलिटिकल पुलिस है दिल्ली की, उसको कैसे डिफेंड कर रही है, और प्रभिषेक जी की जीत को क्या वो भी जीत मान रही है? देखिए, विवेक जी जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि कितने पैलेट गन से फायर किए गए, किन परिस्थितियों में किए गए और कब किए गए, ये सब आंकड़े इन्होंने यहाँ पर रख दिए। स्वाभाविक बात है, जब वहां पर बलवा हो रहा है, पहले धरना, कुछ दिन धरना हुआ, और जिस दिन वो उनको परमिशन हुआ धरना देने की थी, मार्च की परमिशन नहीं थी। मार्च पर पहला बैरिकेड लगा दिया ताकि आप यहां तक मार्च करें, उसके बाद वापस धरना दें। मगर उन्होंने उसको क्रॉस किया भीड़ के साथ में, और उसके बाद दूसरा उन्होंने क्रॉस करा, तीसरा क्रॉस किया, स्थिति खराब होती चली जा रही थी। अब ये साहिल जो नीट की परीक्षा देकर के वहां पर पथराव करने के लिए या धरना देने के लिए किस स्थान पर थे? इन्होंने नीट की परीक्षा दी होगी तभी तो ये परेशान थे, तो ये भी सब मालूम पड़ेगा। और वहां जाकर के उन्होंने कौन से बैरिकेड पर इनके वो पैलेट गन का जो छर्रा है वो इनको चोट लगी, ये भी मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पुलिस वहां पर हथियार लेकर के वो हर तरीके से, जहां पर की परेशानी ज्यादा बढ़ेगी तो वहां पर उस तरीके का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर कौन सा बैरिकेड तोड़ करके और वो पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर पुलिस ने अपने तरीके से शक्ति इस्तेमाल करी, और ये करेगी पुलिस का काम ही यही है। इन्होंने कहा ना कि किसके कहने पर हुआ, अरे भैया, पुलिस को तो ये सब चीजों को संरक्षण देना है, वो वहां पर सुरक्षित रखने के लिए आए हुए। आपने नियम तोड़ा। आपने अभी आपने एक बात कही कि हाँ, सुना है कि कुछ वहां पे पंजाब के जो कमिश्नर अमृतसर के हैं, उन्होंने कुछ घोषणा की। अरे वो आतंकवादी हैं, उनके पास में हथियार पकड़ा गया और वो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनमें से पेट्रोलिंग कर रहे थे और पेट्रोल के बॉम्ब वहां पर लेकर के, और वो अराजक की स्थिति पैदा करने वाले थे। ये इनपुट मिला था, और इसी कारण से मैं ये मान करके चलता हूं कि पुलिस प्रशासन ने वहां पर त्वरित कार्रवाई भी की, और सरकार ने भी ज्यादा स्थिति खराब ना हो, क्योंकि
जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि क्या हुआ, 2800 लोग ऐसे पकड़े गए जो संदिग्ध हैं, और यहाँ तक कि एक आदमी का तो एनकाउंटर सहारनपुर में किया गया। यानी अपराधी आपके उसमें जो सो-कॉल्ड जो छात्र ने जो प्रदर्शन था, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि अभिजीत दीपिके जो है उन्होंने नीट की परीक्षा दी है या अन्य उनके साथियों ने किसी ने भी नीट की परीक्षा दी है। मगर ठीक है, नीट के नाम पर वहां पर जो प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में वह सब बैरिकेड उनको सबको तोड़ करके स्थिति को गंभीर और बनाने का प्रयास किया। पुलिस ने अपनी तरफ से 200 के करीब अपने सैनिकों को सिपाहियों को जख्मी करके, स्टाफ को जख्मी करके, और फिर भी स्थिति को जो है बहुत ज्यादा भयावह नहीं होने दिया। ये अपने आप में उस वक्त की परिस्थितियों का जो है ना परिणाम है। और उस पर आज राजनीति जो हो रही है, ये ठीक है राजनीति करे, मगर कार्रवाई इधर की होगी तो कार्रवाई तो उस तरफ भी होगी। ये बात है, आपने सोचा कि दोनों तरफ, क्योंकि एफआईआर हुई है, बिल्कुल जीत है, मगर यहाँ पर जीत उन सिपाहियों के परिवारों की भी होगी, क्योंकि उनके परिवारों ने भी बहुत चोटें जो है। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि एफआईआर हुई है तो क्रॉस एफआईआर होगी। मैं आता हूं, ठीक है, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ में सुबोध श्रीवास्तव जी भी हैं, जेडीयू के लीडर हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सुबोध जी कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसको भी जो विपक्ष है वो एक बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। अब आज एक एफआईआर हो गई, उसको भी एक जीत के रूप में देख रहा है। इस एफआईआर के बाद कौन सा पुलिस अधिकारी, उस पुलिस अधिकारी को किसने ऑर्डर दिया, ये कुल मिलाकर के हमको भी समझ में आता है, या जो भी लोग राजनीति में हैं कि ये इशारा किस तरफ जा रहा है और कहां तक जा सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या इस तरीके की स्थितियों से जो मौजूदा सरकार है, चूंकि गठबंधन की सरकार है, उसके पास अपना पूरा बहुमत तो नहीं है, एक हिस्सा आप हैं, एक आपका और सहयोगी, जिसके दम पर यह एनडीए की सरकार चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जो भारत का विपक्ष इस समय एक माहौल या हवा बना रहा है, उसमें आप लोगों के कलेजे पर भी कहीं कुछ ऐसा आ रहा है कि सरकार की स्थिति डामाडोल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, एक तो इस्तीफा हो गया, एफआईआर हो गई, अब ये कितने दिन चलेंगे, कुछ ऐसा आपके मन में भी आ रहा है क्या? सुबोध जी, मेरा सवाल आपसे है। जी जी जी, नमस्कार। ये मैं पहले कहना चाह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछे हैं, ये जो जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इसके पीछे की पूरी घटनाक्रम देखा जाए तो इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत इसको साजिश रची गई थी कि भारत में श्रीलंका और नेपाल जैसी हालत हो। इसके पीछे बड़े तंत्र लगे हुए थे। सिर्फ छात्र नहीं था इस आंदोलन में, इस छात्र आंदोलन के आड़ में बड़े बड़े अपराधी दिल्ली की सड़कों पर मार्च कर रहे थे। और इसका खुलासा तब हुआ जब पंजाब के आतंकवादी, पंजाब से जो पकड़ाई आतंकवादी की टीम, वो हमला करने वाली थी। तो और उसके बाद पुलिस पर जो हमला हुआ, वो हमला देखने लायक था कि अपराधी जिस तरह हमला करते हैं, सातिर अपराधी, वो पुलिस पर हमला किए। पुलिस ने कम से कम बल प्रयोग पर इस देश को बचाने का काम किया है। मैं उस पुलिस तंत्र जो वहां भी उपस्थित थे, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने देश को बचाया। उनका क्या डिमांड था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, तो छात्र करेंगे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जिस तरह से अनर्गल प्रलाप और भद्दे भद्दे गालियां प्रधानमंत्री को दी गई, तो ये पूरा दुनिया देखा। जो शीर्ष पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, जो दुनिया में सिरमौर है, उसके बारे में इस तरह की बातें करके उनको डेमोरलाइज करने के काम जो इन अराजक शक्तियों के द्वारा किया गया छात्र आंदोलन के आड़ में, जनता दल यूनाइटेड इसकी घोर निंदा करता है। और वही आंदोलन रांची में हुआ। रांची में आंदोलन और जंतर मंतर का आंदोलन में देख लीजिए, काफी अंतर है। वहां शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, वहां विधानसभा में तक मार्च हुआ, वहां पुलिस का बल प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि छात्रों ने ऐसी कोई अराजक स्थिति पैदा नहीं की। उनका सिर्फ डिमांड था कि हमारा डिमांड पूरा किया जाए, और जो डिमांड पूरा हुआ, उनका एक डिमांड बाकी है कि सीबीआई जांच हो।
अगर सीबीआई जांच हो जाती और अगर ये सरकार मान लेती तो आज ये छात्र का जो आंदोलन है जो विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिर से ठीक ठाक होता। आदरणीय सरजू राय जी हमारे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा हम रांची के जो छात्र आंदोलनकारी हैं उनके साथ हैं और एक समन्वय की स्थिति पैदा होनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों को कि समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, चाहे वो जेन जेड हो चाहे जेन अल्फा हो, जो आने वाला कल वो हमारे जो छात्र हैं उसका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इसको देखना है। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों के एक समूह को खड़ा करना, आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग जंतर मंतर में आए थे, रांची में क्यों नहीं आए, रांची में राहुल गांधी क्यों नहीं दिखे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के भी नेता गए जंतर मंतर और यहाँ बाकी लोग गए, लेकिन यहाँ रांची में आने की हिम्मत नहीं की, उसमें स्टेटमेंट भी ठीक से नहीं दिया उन्होंने, किसी तरह खाना पूर्ति करने का काम किया। जो अराजक शक्तियां थी, अराजक शक्ति क्यों नहीं आई, बहुत बड़े फिल्मीकार लोग भी वहां पहुंचे, जो इन्फ्लुएंसर थे वो पहुंचे, उसके पीछे पैसा किसका जा रहा था। ठीक है सुबोध जी, मेरे ख्याल से आपने भी अपना पॉइंट रख दिया है, यानी आपकी बात से इतना तो स्पष्ट है कि हाल फिलहाल सरकार के सहयोगियों को कोई सरकार से दिक्कत नहीं होने वाली है। दिनेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आऊंगा कांग्रेस और सपा दोनों लोगों के पास आऊंगा, मैं जरा दिनेश जी के पास होकर के आता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सड़क के संघर्ष नई बात नहीं है विपक्ष के लिहाज से, सरकारों के खिलाफ और जनता के मुद्दे उठाना यह विपक्ष का काम है। जिस तरीके की आज स्थिति दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिली और कांग्रेस जिस तरीके से इसे जीत बता रही है एफआईआर को, समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले में अपनी आंदोलन, अपना दखल और ज्यादा गहरा करने की बात कर रही है, तो क्या इससे सरकार के खिलाफ नैरेटिव बन रहा है या बनता दिखाई दे रहा है, या फिर यह माना जाए कि जो विपक्ष है वो अपनी लड़ाई जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है फिलहाल वो खुश हो सकता है लेकिन उसके नतीजे दूर की कौड़ी हैं। जी, लोकसभा में ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है, सरकार बोल चुकी है कि पैलेट गन चली कि नहीं चली इसका ऑर्डर केवल मजिस्ट्रेट देंगे, अगर गृह मंत्री इसका आदेश नहीं दे सकते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है, तो ये बात साफ साफ है। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या आप पैलेट गन पर बैठ करेंगे या रांची पे जो बोल रहे थे वो बात करेंगे। इस डिबेट को बहुत लंबा खींच लिया गया है शेखर। इसका एक मुख्य मुद्दा है कि राहुल गांधी तो ये करेंगे ही, आखिर राहुल गांधी को ये देश सीरियस तो लेता नहीं है। अब वो किसी न किसी प्रकार का मुद्दा बनाने के लिए या पब्लिक डोमेन में अपनी बात को बार एक्सपोज करने के लिए वो पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने के सामने बैठ गए हैं। अब बात ये आ रही है कि इसका फैसला कौन करेगा। जब लोकसभा बोल चुकी है, लोकसभा में ये बात बोली जा चुकी है कि मजिस्ट्रेट बताएगा कि ये पैलेट गन का आदेश किसने दिया था और वो क्लियर हो चुका है। अब फिर इस मुद्दे को बार बार खींचने का मतलब क्या है। एक ये बहुत गंभीर सवाल है और मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई लंबा भाषण दिया जाए या इसके ऊपर कोई लंबी डिबेट की जाए इसके ऊपर। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, इसके अंदर ये एक ऐसी बात है, राहुल गांधी को केवल पिक्चर में बने रहना है और उसको बार रिपीट करके वो ये बताना चाहते हैं कि वो ज्यादा सीरियस हैं। क्या इस देश में राहुल गांधी को कभी सीरियसली लिया? क्या पैलेट गन के इश्यू को कोई और राजनीतिक दल सीरियसली ले रहा या क्या अकेले राहुल गांधी का मुद्दा है? बताइए। अभी जो कुछ प्रवक्ता बोल रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी के थे चाहे वो कांग्रेस के थे, जो भी थे, उनके तर्कों को हम एक लंबा लेके चल दिए। ये जो कुछ कह रहे हैं इनको पॉलिटिकल माइलेज लेना है। अरे भाई 7 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और बाकी राज्यों में जहां पर कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है? तो ये जिस प्रकार के आरोप ठीक है, आपके हिसाब से ये पूरा पॉलिटिकल माइलेज का गेम है। ठीक है दिनेश जी, मैं आगे बढ़ाता हूं चर्चा। प्रभिषेक जी अपना पॉइंट अब आप रख दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए माइक। नेता जोड़ी थे ये, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी अब बोलें। जेडीयू के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि अभी राहुल गांधी ने वहां पे रांची नहीं गए, रांची में देखिए कोई भी हिंसक आंदोलन नहीं हुआ। साहब आपको शायद नहीं मालूम है कि
सरकार ने जिनसे डिमांड, जिनसे उम्मीदें थी उन छात्रों को, सरकार ने उनकी बात सुनना शुरू कर दिया था बहुत ही शुरुआत की स्टेज में। और कई बार मीटिंग हुई है, अलग अलग स्तर पे हुई है। एक बार में अगर आप चाहें सीएम से मिलना तो वो शायद थोड़ा मुश्किल होता है, तो मंत्री नेता जाते थे, मिलते थे, उन लोगों को बुलाया जाता था, उनकी बातें सुनी जाती थी और एक बार में सारी डिमांड तो मान ली नहीं जाती है, इसलिए वहां पे कुछ हिंसा नहीं हुई। और अभी शांत प्रकाश जी बता रहे थे कि वहां पे बहुत सारे, ये भी बता रहे थे कि वहां पे बहुत सारे आतंकवादी पहुंचे हुए थे। आतंकवादी कौन थे? वो जो वर्दी में थे, जो पुलिस की वर्दी खरीद के मिलती है, नीचे चप्पल पहने हुए, दाढ़ियां बड़ी थी और नेम प्लेट नहीं था, वो भी आतंकवादी हो सकते हैं उस हिसाब से। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं पंजाब के पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है, पंजाब पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है, वो रिपोर्ट आप पता लगा लें। आतंकवादी का प्लान था, नहीं है काम, इसको क्या अरेस्ट करना भी है, श्रीलंका बनाना चाहते थे? वर्दी पहन के अगर आतंकवादी पहुंच गए, आतंकवादी को क्या कर रहे हैं आप लोग? के आंदोलन के आड़ में जो अपराधियों राजधानी में आपके होम मिनिस्टर के हाथ में है, पुलिस और वो बैठे वहां पे हाथ में हाथ में क्या बात है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको, रांची में छात्रों ने संयमित होकर अनुशासित तरीके से आंदोलन किया और ये बताया कि आंदोलन कैसे किया जा सकता है। एक ट्राइबल स्टेट का आंदोलनकारी, वहाँ का गरीब छात्र, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ पिज्जा और बर्गर, यहाँ दाल भात और बात सुनने की आदत डाली है, सुनने की आदत डाली है थोड़ा सा। रांची ने इतना व्यवस्थित आंदोलन किया, आप इतने खुश होते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं मदद की है वहां छात्रों की? उससे कहीं ज्यादा तादाद में छात्र वहां पहुंचे थे। वहां पे तो आपके पास समय नहीं था, वहां पे सब हिंसक आंदोलन हो गया। सुबोध जी मैं आऊंगा आपके पास, सुबोध जी मैं आऊंगा, आप अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। तब अभी प्रभिषेक जी अपना पॉइंट रख देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रभिषेक जी अपनी बात पूरी कर दें। मौका वहां पे दिया गया, इसलिए वहां पे हिंसा नहीं भड़की। आप लोगों को तो मौका ही देने का मन नहीं था। आप लोग तो वहां पे शुरू से बता रहे थे पत्थर की गाड़ियां खड़ी हैं, पत्थर उड़ करके आए हुए हैं, ये आ गया पेट्रोल बम, आतंकवादी, पता नहीं कहां की नई नई मनगढ़ंत कहानियां, ये सब कर रहे थे। वो जो आतंकवादी वहां पे थे, जो पुलिस की वर्दी जो पता नहीं कहां से भाड़े में लाए थे या खरीद के लाए थे, जिनके पास जूते नहीं चप्पल थे, वो स्पोर्ट्स शूज पहन के घूम रहे थे, नेम प्लेट नहीं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। बताइए ना पुलिस डिपार्टमेंट में कहां पे पंजाबियों को छोड़ के कहां पे बड़ी दाढ़ियां रखना अलाउड है? कहीं नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है। वहां पे कैसे लोग पहुंच गए? चप्पल पहन के पहुंचे थे वर्दी में, वो आतंकवादी थे ना। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं अमित शाह? संसद में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने अपना पॉइंट रख दिया है। अब आप अपना जवाब दे दीजिए सुबोध जी। हाँ, मैं इस कहना चाह रहा था कि पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। इस तरह के जब भी आंदोलन होंगे तो सरकार को चिंता करनी होगी कि छात्र आंदोलन के आड़ में इस तरह का आतंकवादी के भेष में हो सकता है, इस तरह बम विस्फोट हो सकता था, पूरा दिल्ली जल जाती और इससे आपराधिक प्रवृत्ति के संख्या में थे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, रांची का आंदोलन चप्पल पहन कर आंदोलन किया, चावल दाल और सब्जी खा करके आंदोलन किया। वहां बर्गर और पिज्जा कहां से आ रहे थे? काजू किशमिश कहां से आ रहे थे? ये छात्र गरीब छात्र है, एक करोड़ों अरबों का खेल वहां आंदोलन में चल रहा था। इसको नेपाल और श्रीलंका बना दो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जिन्होंने इस तरह की हरकत की, उसकी निंदा की जानी चाहिए थी। उन्होंने निंदा ना करके प्रधानमंत्री के आवास पर धरना देने का काम किया और विपक्ष का नेता जो है सदन चलने नहीं देता है। और जो बात होती है, जब आप इस्तीफा मांगते हैं, इस्तीफा दिया जाता है तो इस्तीफे के बाद से पलट जाते हैं। अमित शाह देश का गृह मंत्री जवाब देना चाहता है, उसको जवाब देने नहीं दिया जाता है और आप संसद को चलने नहीं देते हैं। एक विपक्ष का नेता थाने में जाके बैठ जाए तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता क्या करेगा? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इस तरह की हरकतों से देश क्षुब्ध है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सुबोध जी ने भी अपनी बात रख दी है, मेरे पास कुछ समय नहीं बचेगा। ठीक है प्रभिषेक जी, मैं आऊंगा आपके पास भी अभी, की बातें बोलते हैं। ठीक है, विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी आप अपना पॉइंट रख दीजिए। नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं देख करके कि डस्टबिन में घोटाला करने वालों की सोच डस्टबिन जैसी ही दिखाई दे रही है। मतलब ये अपने ही भारत को इतना अपमानित कर रहे हैं और अपने ही भारत सरकार पे इतने सवाल इन्होंने खड़े कर दिए कि वहां पे काजू बादाम और मिश्री बट रहे थे और भारत सरकार की एमएचए जो संस्था है वो बयान जारी करती है कि आंदोलन को कोई भी विदेशी फंड नहीं प्राप्त हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये पढ़ लिख करके नहीं आते हैं, बस विपक्ष है कुछ भी बोल देना है। ये सब राजनीतिक भार है इस देश के ऊपर, राजनीति में
बिना पढ़े लिखे बस कुछ भी मुंह से बयान देना। सरकार की एमएचए जो सरकार की ही संस्था है, विदेश मंत्रालय। के लोग बच्चे नहीं अरे रुक खाते जाइए, हैं, हमारे घर रुक के बच्चे नहीं जाइए खाते पिज्जा बर्गर। भैया एक मिनट पिज्जा बर्गर सरकार की संस्था, कराची का आंदोलन देखा, चावल अरे सब्जी सरकार बांटते की देखा संस्था- आपने? ऐसे किसी की आवाज ऐसे किसी ने, प्रवीण शेख जी एक सेकंड, सुबोध जी विवेक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब लेते हैं ना। कि कोई भी विदेशी फंड नहीं दिया गया था, और ये बैठ करके यहाँ पे ढकोसला परोस रहे हैं कि अरे वहां पे तो विदेशों से फंड आया था। तो अपनी सरकार से पहले पूछ लेते जा करके कि भाजपा अगर इतनी कलुषित है मानसिकता की, तो गलत बयानबाजी क्यों करा रही है होम अफेयर्स से भाई। मुझे लगता है कि ये पढ़ लिख करके नहीं आते हैं, बस बैठा दिया है। चूंकि आजकल इन लोग का दिमाग जो है 500 से 1500 के डस्टबिन 15-15 हजार खरीदने में लगे हैं, तो पैसा जब ज्यादा आ जाता है लक्ष्मी की चमक से मति भ्रमित हो जाती है। वही हाल है इनका। चलिए यहाँ ठीक बैठ है। करके बता रहे हैं कि ये ठीक है। विदेशों से प्रायोजित हो रहा था। इनका बस चले, सुन लीजिए सर, एक मिनट कंक्लूड कर दूं। इनका बस चले, ये बता देंगे कि अरे वो तो पाकिस्तान ने भ्रमित कर दिया था, जैसे नोएडा में बता दिया था मजदूरों को भ्रमित कर दिया गया था। इन लोग के नियंत्रण में कुछ है, इनकी बोली भाषा पे भरोसा मत करिए। ये लोग चलिए बिहार को ठीक लूट है, लेंगे। आ रहा हूं सुबोध जी, शान जी के पास। सरकार में हैसियत नहीं बची, ठीक है। खुद की हैसियत नहीं बची सरकार में। ठीक है विवेक जी, आपने मेरे ख्याल से अपना पॉइंट रख दिया। देखा आप कि मैंने आता हूं कहीं सुबोध जी, विदेश एक की सेकंड बात आ रहा नहीं हूं। की। मैंने कुछ कहा- महत्वपूर्ण बिंदु उठे हैं, एक मिनट सुबोध जी, जब मैं शांत प्रकाश जी के पास हुआ हूं, फिर गृहमंत्री मतलब अक्षम है, गृहमंत्री से इस्तीफा मांगिए फिर। और इस अगर साजिश गृहमंत्री में इस तरह बहुत की से व्यवस्थाओं को लोग रोकने लगे में हुए थे। नाकाम है, उसमें तो यहाँ इस्तीफा लोकल लीजिए फंडिंग हुई उससे। थी। क्यों उसके सत्ता, तभी क्यों ये उसके बर्गर चरण और चुपक पिज्जा बने हुए हैं बच भैया? रहा था। क्यों सत्ता के राजनीतिक कारपेट बने हैं बताइए? क्यों सत्ता के राजनीतिक कारपेट बने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बयान सुनिए सरकार जाकर के। को आप किस सरकार को हैसियत से बोल अस्थिर रहे करने का हैं? प्लान आपकी था, हैसियत इतना कैसे हुई है बोलने आप लोगों की? ने अरे इस तरह सुनिए, का आपकी धरना हैसियत किया था। कैसे हुई बोलने की? और ये आपने अपराधियों कैसे को कह दिया कि की मिनिस्ट्री ऑफ होम फौज अफेयर्स का बयान की झूठा है? आपने। आपके पूरा अनुसार देश मिनिस्ट्री इसको ऑफ होम फॉलो कर अफेयर्स रहा का है। बयान झूठ और था। ठीक उसके तो बीच आप में सीधे जो सीधे आंदोलन हुआ सरकार पे रांची सवाल में, उठाइए। वो छात्र या ने तो बताया सरकार कि झूठ बोल आंदोलन रही है, कैसे होता या है। मिनिस्ट्री ऑफ और होम आंदोलन अफेयर्स से झूठ बोल रहा है। दोनों में कोई एक सरकार झूठ की। बोल रहा है। आज भी क्योंकि आंदोलन सुबोध चलेगा श्रीवास्तव तो रांची झूठे में, हैं, क्योंकि सुबोध आंदोलन का श्रीवास्तव मकसद तो पूरा झूठे नहीं साबित हुआ हो है। गए। आप तब से सचेत इन बातें रहें। करना। और इस तरह अगर की जो किसी भी आंदोलन को है, नियंत्रित नहीं कर उसका पा रहे जनता हैं, मुंहतोड़ पहली जवाब बात तो देगी। 20 दिन मैं तक आपको इंतजार कहना किया चाहता इन्होंने। हूं, इस 20 बात दिन को अच्छी पहले तरह भी से सरकार गांठ बात फाड़ कर लें सकती थी। कि देश में जो अराजक अपने मुंह पे शक्तियों का काली कोट राज के बिहार नहीं चले होने जाओ दिया चुपचाप। जाएगा। जाओ डस्टबिन खरीदो। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है विवेक जी और सुबोध जी, मैं शांत प्रकाश जी के पास जाता हूं। ठीक है, मालूम है पहले कि देश डस्टबिन में में जो कैसी भ्रष्टाचार- ठीक है विवेक जी और सुबोध जी, मेरे चर्चा आगे बढ़ाने दीजिए भैया। सुबोध जी आप थोड़ा सा शांत प्रकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की अभी स्थिति है, विवेक जी रुक जाइए प्लीज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या विपक्ष को मौजूदा समय में सड़क की राजनीति ही ज्यादा सूट कर रही है? क्योंकि सदन अगर नहीं चल रहा है तो सरकार भी जिम्मेदार है और विपक्ष तो अपनी जगह पे जो है सो है ही है, लेकिन सदन के अंदर जो बात हो जानी चाहिए थी वो सड़क पर आ रही है, और सड़क पर जब आ रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार अब उस जगह पर, सरकार के लिए सवाल है कि विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए विपक्ष जिस तरीके से सदन में बिल पारित हुए हैं और उसका ही परिणाम है वो वंदे मातरम पर जिस तरीके से चर्चा सदन में होनी चाहिए थी वो सड़क पर ये जो है ना विपक्ष कर रहा है। तो सही मायने में जहां पर जो चर्चा होनी चाहिए वहां तो चर्चा हो नहीं रही है, और उनको सुविधा लग रही है कि हम सड़क पर ये चर्चा करें, और चर्चा से जो है ना प्रचार इनको बेहतर महसूस हो रहा है कि बेहतर हो रहा है। और जिस तरीके से विवेक जी ने अभी बहुत संरक्षण किया उस धरना को, एक बात बताएं मुझे, जिसने इस धरना का आयोजन किया वो तो नीट का छात्र नहीं था, वो तो आज जो है ना तमाम स्कूलों में जा करके और वहां भी नियम कानून तोड़ करके और अपना काम कर रहा, वो तो नीट की परीक्षा देने की तैयारी भी नहीं कर रहा, और ना ही उसके साथ में अन्य जो छात्र जो बैठे हुए थे, जो सो कॉल्ड छात्र, एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसका नीट में इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, या दोबारा रिवीजन में देने पर भी वो परीक्षा देने गया वो भी नहीं मालूम, वो अपने रैंक भी बता दे नहीं मालूम, वो नहीं है नीट के स्टूडेंट। जिन लोगों ने वहां पर आंदोलन किया, अभी जिस तरीके से श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, जो एक्चुअल में स्टूडेंट है वो झारखंड में ही है, और वहां झारखंड में जो प्रदर्शन हो रहा है वो एक्चुअल में जो पीड़ित छात्र हैं वो कर रहे हैं, और उसके लिए किसी प्रकार का फंड नहीं।
अरे आप फंड के बारे में तमाम बातें कर रहे हैं, मगर जो एक्चुअल में जो धरना है उसको आप जो है ना बिल्कुल कंसीडर ठीक है शाह जी, नहीं कर एक रहे। पॉइंट रख रहे हैं, जो विवेक जी ले लेते हैं इनका स्टेट में- पॉइंट। विवेक जी आप अपना पॉइंट रख दें। बिल्कुल जायज बात है। आदरणीय शरद सर के अनुसार तो झारखंड में ही अगर बच्चे स्टूडेंट हैं नीट के, तो लखनऊ में बच्ची ने आत्महत्या क्यों कर ली थी भाई? सवाल तो उठेंगे। इस देश में 90 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या नीट के पीछे की है। तो ये पैरामीटर कहना, और ये कहाँ लिखा है संविधान में या कानून में कहाँ है कि केवल किसी एक विषय के लिए उस विषय से जुड़े लोग ही आंदोलन करेंगे? अगर ऐसा था तो भाजपा के पूर्व आंदोलनों में भाजपा के कई नेता शामिल थे जिनका कि उस विषय से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन आंदोलन की वो परिभाषा तो को भी इस तरह अगर छात्र वो सार्थकता नेता से क्या? प्रमाणित करेंगे तो कानून बना दीजिए कि जो छात्र होगा वही आंदोलन करेगा। और अगर मेरे घर का कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, वो डिमोरलाइज हो रहा है, मैं आंदोलन का सहभागी क्यों नहीं बनूंगा? हम सामाजिक परिवेश के लोग हैं। इस देश में आंदोलन की व्याख्या अगर इस तरीके से स्वीकार की जाएगी तो मुझे लगता है कि इस कैबिनेट में कई ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो कानून की डिग्री जिसके पास नहीं, वो न्याय विभाग संचालित कर रहा है। जिसको पुलिसिंग का पी नहीं पता है वो गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है, जिसके ऊपर खुद पुराने अपराध कई मुकदमे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पैरामीटर होना चाहिए तो सबके लिए सेट असाइड पैरामीटर ठीक होना है। चाहिए। भाई ठीक है, आंदोलनों ठीक को है, इसका जवाब लेते हैं। मैं पहली शाह बार जी, सुन रहा हूं कि जो आंदोलन नहीं है वो ठीक है आंदोलन जो विवेक छात्र जी नहीं है वो रख आंदोलन दिया आपने नहीं कर पॉइंट, जवाब ले लेते हैं। अब आप एक बात बताएं, जो दीपक के जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रहे थे वहां पर, क्या वो नीट के थे या उनका परिवार का कोई सदस्य? आपने अनुमति क्यों दी? आपने अनुमति क्यों दी? देश की पहला प्रोटेस्ट देश का है जिसको एयरपोर्ट पे आपके आईपीएस जाके अनुमति देते हैं। क्यों अनुमति दी बताइए ना। आप बोल देते आप छात्र नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, जाइए छात्र को लेके आइए। भैया जवाब भी ले अनुमति लेते हैं, आपके साथ IPS साथ से जवाब एयरपोर्ट पे लेते जाके चलते हैं। दिए। विवेक जी आपका पॉइंट ठीक है, वैलिड है, और शाह जी अपना जवाब भी तो दाखिल करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, उनको सीनियर है वो। नहीं, अभी देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन था वो ठीक है, तो विपक्ष को दिखता होगा कि वो छात्रों के द्वारा किया गया आयोजित कार्यक्रम है, मगर हम अपनी जिम्मेवारी के साथ में देख भी रहे, महसूस भी कर रहे, वो जो छात्र आंदोलन जो था वो छात्र आंदोलन नहीं था, अराजक तत्वों का आंदोलन था। और वो अराजकता आज भी चल रही है उनकी। आज भी वह उस स्थान पर नहीं जा रहे जहां पर कहीं कोई परेशान है छात्र या कोई पीड़ित है। आज भी वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्कूलों में एक इनका वो पदाधिकारी एक वीडियो डालता है और दिल्ली के प्राथमिक स्कूल का, उसके बाद में उस वीडियो को डिलीट कर देता है। क्यों कर देता है डिलीट? क्योंकि आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चला रहे हैं और उस हिडन एजेंडा को आप सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं, वो सबको पता है। ठीक है, इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि जो ये अराजकता चल रही है, आपने मेरे से कहा कि क्यों सड़क पर चल रही है, क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना संसद में। इन्होंने जो भी काम करना है वो अपवाद पैदा करने और सड़क पर दिखाई दें, अराजक ठीक है माहौल शाह जी, बने। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने अपनी बात रख दी है। दिनेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आने वाले 10 सेकंड मुझे चाहिए। मैं आ रहा हूं विवेक जी, मेरे पास समय नहीं बचेगा, मैं दिनेश जी के पास जा नहीं पाए। सुन मेरी बात समझिए आप। मैं ये दिनेश जी आपसे जानना चाह रहा हूं, विवेक जी मैं आ रहा हूं प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, बात कही अराजक कह दिया इन्होंने, और अराजक लोगों से ही जेपी नड्डा बात कर रहे थे बैठ करके। ठीक है दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से छात्रों के नाम पर यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें और ज्यादा तीखा होगा, या आपको लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे स्थिति नियंत्रित होगी? नहीं, सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार तो कदम उठा चुकी है भाई। इस विषय पर छात्रों के मामले में छात्रों से बात कर चुकी है, और जो इश्यूज थे परीक्षा पेपर के लीक के या और जो इस तरह के काम, वो तो सब तो शॉर्ट आउट हो चुके हैं। अगर आप बात कर रहे हो रांची की, बिहार की, सॉरी झारखंड की, तो वहां पर गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब मुझे बताइएगा कि यूथ के लिए क्या करेगी सरकार? ये बात काफी हद तक सही है कि इलेक्शन और आगे की पॉलिटिक्स वो यूथ के हाथ में है, यूथ इसको चलाएगा। अब जितने भी और लोग थे उनके हाथ से ये सब चीज निकल चुकी है। अब हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस विषय को इतना आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? एक तो हम जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस जांच का हिस्सा क्यों नहीं बनते? क्या आप इन्वेस्टिगेशन के हिस्सा हैं? आप उसका जांच का हिस्सा बनिए आप, और अपनी बात वहां रखिएगा। ना राहुल गांधी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने यही किया था कि जब इलेक्शन कमीशन ने उससे पूछा कि आप सबूत दीजिएगा अपने आरोप का, तो नहीं गए वहां पर।
वो तो उस इलेक्शन कमीशन में गए, वो तो कहीं जाते ही नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे पास आज वक्त भाई, इतना ही है। वो तो कहीं दिनेश जाते जी, नहीं है, वो तो इशू बनाते हैं ठीक बच्चों है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, विवेक जी, प्रभिषेक जी, शांत जी और सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारी संसद चलती है तो हमारे विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उस संसद के भीतर उस तरह से बहस नहीं करते जैसे एक दौर में हम देखते आए हैं। आरोप इसके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है या विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, दोनों ही अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो जगह तय की गई है, जहां ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें होती हैं, वो चीजें हमारे देश के सामने ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रही हैं। यह बात जरूर है कि इस तरीके के धरना प्रदर्शन, एफआईआर, ये तात्कालिक फुटेज खूब बटोरवाती हैं और एक माहौल भी बनाती हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि माहौल से सरकारें बदली जा सकती हैं, सरकारें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन देश नहीं चल सकता। देश संसद के भीतर जो तय होगा, जो कानून पारित होगा, उसी के आधार पर आगे बढ़ेगा। इसलिए जब भी जिसको भी धरना प्रदर्शन करना है वो आराम से करे। लोकतंत्र में यह सबसे बड़ी पूंजी है कि आप अपनी बात को अपने धरने प्रदर्शन के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए रख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि वो प्रोटेस्ट उस जगह से इतना ज्यादा बड़ा ना हो जाए कि सिर्फ माहौल ही माहौल रह जाए, बाकी चीजें अंतर्ध्यान हो जाए। नमस्कार। कंप्लेंट इसीलिए दे दिया। It's legal. He's requesting an FIR. Okay, very simple. You don't do it. Okay. जब तक FIR नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हथियों या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। अब तक FIR किसी के खिलाफ फाइल नहीं की है। दरअसल राहुल गांधी जी को छपास रोग और चिपकू रोग हो गया।